Hello everyone, myself Kavita Jain. Today my topic is eclampsia. So we will discuss about eclampsia. Before understand the eclampsia, we remember the pre-eclampsia. We will discuss about pre-eclampsia in previous video. So we understand that pre-eclampsia is a condition in which blood pressure BP is increased plus proteinuria and edema. So when preeclampsia is complicated, then preeclampsia is converted in eclampsia. So eclampsia is a complicated condition of preeclampsia. तो eclampsia को समझने से पहले preeclampsia को समझना इसीलिए ज़रूरी है कि preeclampsia में क्या होता है, और अगर उस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया तो वो एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स कि एक्लेम्शिया कुछ नहीं है, एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया वाली ही कंडीशन है। उसमें भी एक्लेम्शिया में भी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, प्रोटीन यूरिया होगा, इडिमा होगा, प्लस साथ में उसके कन्वल्जन, सीजर या सीजर्स फिट्स जिनको बोलते हैं, प्लस कोमा वो भी ऐड हो जाएगा। तो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है प्री एक्लेम्शिया की। Eclampsia is pre-eclampsia with convulsion and coma. Causes देखें इसके, causes से पहले अगर अपन इसकी इंसिडेंस देखें कि कितने प्रेगनेंसी में कितने होने के चांसेस रहते हैं एक्लेम्शिया, तो 500 प्रेगनेंसी में 1 वुमन को एक्लेम्शिया होने के चांसेस रहते हैं। कॉजेज़ इसके देखें कि प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन में कन्वल्जन किस तरह से क्रिएट होते हैं। तो सेरेब्रल इरिटेशन होता है लीडिंग टू कन्वल्जन। सेरेब्रल इरिटेशन की वजह से कन्वल्जन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। अब सेरेब्रल इरिटेशन क्यों होता है, तो जो वेसल्स जो स्पाज्म होती हैं, जो अपनों ने प्री एक्लेम्शिया में भी पढ़ा था कि वेजो स्पाज्म होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से, प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी से, क्योंकि वो वेजो डायलेटर हैं, उनका लेवल कम होगा तो उसकी वजह से वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, स्पाज्म होगा, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से जो सेरेब्रल वेसल्स हैं, ब्रेन को जो सप्लाई कर रही है आर्टरी, सेरेब्रल वेसल्स, उनमें भी स्पाज्म होगा। सेरेब्रल स्पाज्म की वजह से रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, वेस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, एनोक्सिया वाली कंडीशन क्रिएट होगी। सेरेब्रल इडीमा होगा, सेकेंड जो कोज बताया कन्वल्जन का, सेरेब्रल इडीमा। एंड थर्ड वन इज सेरेब्रल डिसरिथमिया, जो इम्पल्सेस हैं वो डिसरिथमिया अब नॉर्मल हो जाएगी। रिस्क फैक्टर क्या है, तो प्राइमरी ग्रेविडा में एक्लेम्शिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एज मीन्स एडवांस एज होगा, 35 ईयर्स से ज़्यादा हैं, तब अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो एक्लेम्शिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पास्ट हिस्ट्री, पहले भी ऐसी हिस्ट्री रही हुई है इस तरह की क्रोनिक डिजीज़ की। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, कोई मेडिकल डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इनलार्ज, प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी है, तो उस कंडीशन में भी कन्वल्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्लेम्शिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ फिट, कौन सी कंडीशन में कितने % चांसेस रहते हैं एक्लेम्शिया होने के। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में बताया गया है। फर्स्ट वन इज़ एंटीपार्टम। एंटीपार्टम मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 50% चांसेस रहते हैं एक्लेम्शिया वाली कंडीशन स्टार्ट होने के। एंटीपार्टम मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बिफोर लेबर, उसको बोला गया है एंटीपार्टम। तो 50% चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी में एक्लेम्शिया होने के। सेकेंड है इंट्रापार्टम, 30% चांसेस रहते हैं इंट्रापार्टम में एक्लेम्शिया के। और इंट्रापार्टम मीन्स ड्यूरिंग लेबर, जब लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। पोस्टपार्टम में 20% चांसेस रहते हैं। पोस्टपार्टम मीन्स कि लेबर की प्रोसेस हो चुकी है, परप्यूरियम पीरियड स्टार्ट हो गया है, उसके बाद 48 आवर्स से लेकर 10 डेज तक या 4 वीक तक अगर एक्लेम्शिया के सिम्टम प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला गया है पोस्टपार्टम एक्लेम्शिया। नेक्स्ट है इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी समझे कि किस तरह से कन्वल्जन की कंडीशन क्रिएट होती हैं, तो प्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन, प्लेसेंटा को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। इसके बारे में अपनों ने डिटेल में प्री एक्लेम्शिया में पढ़ा था
कि किस तरह से स्पाइरल आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, प्लेसेंटा को स्टेमिया वाली कंडीशन क्रिएट होती है। स्मॉल जो आर्टरी हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है मल्टीपल ऑर्गन उनको ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। उसकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, वेस्कुलर परमेबिलिटी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लूइड परमेबिलिटी मतलब छानने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन्स इडिमा वाली कंडीशन क्रिएट होगी। इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होगा और इडिमा बढ़ जाएगा। इडिमा इन सभी कंडीशन की वजह से लास्टली हाइपरटेंशन होगा, रीनल और पल्मोनरी और हिपेटिक फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब्ड होंगे, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, सेरेब्रल इडिमा होगा एंड सेरेब्रल डिसफंक्शन होगा। सेरेब्रल इडिमा और सेरेब्रल डिसफंक्शन की वजह से जो सेरेब्रल एक्टिविटी है वो अबनॉर्मल हो जाएगी, एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होगी और एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जनरेट होना उसी को बोला गया है कन्वल्जन। अनकंट्रोल्ड इम्पल्सेस जनरेट होने लग जाएगी। नेक्स्ट है, अगर इनका क्लिनिकल फीचर देखेंगे कन्वल्जन में किस तरह की सिचुएशन होती हैं, तो उनको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है कि कन्वल्जन आने से पहले या कन्वल्जन आना स्टार्ट हो गए तो किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो फर्स्ट स्टेज को बोला गया है प्रीमोनिटरी स्टेज। प्रीमोनिटरी स्टेज 30 से 40 सेकेंड की रहती है ये। इसमें क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस होने लग जाएगा। उसके बाद ट्विस्टिंग मसल्स जो हैं वो ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, फेस की, टंग की, लिम्ब की। आई बॉल जो है वो रोल होने लग जाएगी साइड और फिक्स हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज जो है उसमें क्या होगा कि पूरी बॉडी में स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाएगा और ओपिस्टोमस कंडीशन क्रिएट होगी ट्रंक में। ओपिस्टोमस धनुषाकार जो आकृति होती है जो डायग्राम में बताई गई है, मसल्स की स्ट्रेचिंग की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से इस तरह से कंडीशन क्रिएट होगी। रेस्पायरेशन सीज होने लग जाएगा, ट्रंक प्रोट्रूड, टंग बाहर आने लग जाएगी और साइनोसिस अपीयर होगा। ये जो कंडीशन रहती है ये भी 30 to 40 सेकेंड रहती हैं। इसमें भी आई बॉल फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेज है थर्ड वाली, क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज में पूरी बॉडी की जो भी वॉलेंट्री मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने लग जाएगा, मीन्स कि अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है जितने जो भी वॉलेंट्री मसल्स हैं। ट्विस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें फेस भी इन्वॉल्व होगा और एक्सट्रीमिटी भी इन्वॉल्व होगी। क्लोनिक स्टेज में टंग बाइटिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और इसी के साथ इसमें झाग आने लगते हैं माउथ से। साइनोसिस वाली कंडीशन धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती हैं। ये वाली जो थर्ड वाली जो स्टेज है ये 1 to 4 मिनट तक रहती हैं क्लोनिक स्टेज। लास्ट है स्टेज ऑफ कोमा, फोर्थ स्टेज है स्टेज ऑफ कोमा। इसमें क्या होगा तो पेशेंट जो है, इसमें क्या होता है स्टेज ऑफ कोमा में कि अगर कन्वल्जन परसिस्टेंट से बने हुए हैं तो पेशेंट जो है वो कोमा वाली स्टेज में जा सकता है। ये कुछ टाइम से लेकर नेक्स्ट कन्वल्जन आने तक भी रह सकती है। इसमें पेशेंट को कोमा वाली स्टेज में फिट्स जो हैं वो मल्टीपल या बार बार रिकरिंग इंटरवल में होते हैं और अगर कंटिन्यूस बने रहते हैं तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिक्स भी बोलते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी रेट, पल्स, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यूरिनरी आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है अदर क्लिनिकल फीचर। अब अपनों ने अभी पढ़ा कन्वल्जन की स्टेजेस पढ़ी, फेजेस पढ़ी, तो इसमें मेनली 4 फेजेस अपनों ने पढ़ी। फर्स्ट थी प्री मॉनिटरी फेज। प्री मॉनिटरी फेज जो स्टार्टिंग वाली फेज थी 30 सेकेंड की थी। फिर उसके बाद इसमें प्री मॉनिटरिंग में ट्विस्टिंग स्टार्ट होती है। टोनिक फेज पढ़ी, सेकेंड फेज थी टोनिक, ये भी 30 से 40 सेकेंड की थी। क्लोनिक फेज, इसमें पूरी बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्शन या ट्विस्टिंग मूवमेंट होते हैं, ये 1 to 4 मिनट। और लास्टली स्टेज हैं वो हैं
कोमा। इनके अलावा और क्या सिम्टम दिखेंगे एक्लेम्शिया वाली कंडीशन में, तो हेडेक होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन, इडिमा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा और फंडल हाइट जो है लेस देन अप्रोक्सीमेट डेट, जितनी डेट है, जितना गेस्टेशनल एज है उसके कंपेरिजन फंडल हाइट कम होगी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं एक्लेम्शिया वाली कंडीशन से? टंग वाइटिंग हो सकता है, एस्पायरेशन की कंडीशन रहती है, हेड इंजरी, सीएनएस डैमेज, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, रीनल फेलियर, फॉलिंग की वजह से इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, साइकोसिस, शॉक एंड डेथ। फीटल कॉम्प्लिकेशन में प्री मैच्योरिटी, IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, फीटल डेथ होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, क्या करेंगे एक्लेम्शिया वाली कंडीशन है तो इसको 5 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट का जो एम है वो है एक्लेम्शिया को प्रिवेंट करना ताकि मैटरनल और फिटल डेथ को प्रिवेंट कर सके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कंट्रोल कर सके, कन्वल्सन को कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में और हेड को एक्सटेंडेड रखना है, लेग स्ट्रेट रखना है, एयरवे को मेंटेन रखना है और प्रॉपर ऑक्सीजनेशन उसको प्रोवाइड करना है। जनरल मैनेजमेंट में दूसरा जो पॉइंट करेंगे वो है फ्लूइड, IV फ्लूइड स्टार्ट करना। तो नॉर्मली IV फ्लूइड जो है वो फॉर्मूला होता है इसका कि 24 आवर्स के अंदर कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है उसमें 1000 ml ऐड करना होता है। 2 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड अपन इसमें नहीं देने हैं 24 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक क्यों देनी है? तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए प्रोफाइलेक्टिक के रूप में एंटीबायोटिक देनी है। स्पेशल मैनेजमेंट क्या करेंगे तो कन्वल्सन को प्रिवेंट करने के लिए एंटी कन्वल्सन देंगे अपन। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट एक तरह से ड्रग ऑफ चॉइस है जो कन्वल्सन को भी कम करेगा, ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी करेंगे अपन 24 आवर्स के अकॉर्डिंग कि कितना आउटपुट हो रहा है यूरिन आउटपुट उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव और डायूरेटिक्स भी प्रोवाइड करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। तो इसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव में अपन देंगे लेबिटालोल देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह। तो ये इस तरह से जब प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक नहीं हो पाती हैं, तो प्री एक्लेम्शिया के जो सिम्टम हैं ब्लड प्रेशर का हाई होना, प्रोटीन यूरिया, इडिमा, उसके साथ जब फिट्स सीजर्स आने लगते हैं, कोमा वाली कंडीशन होती है, तो वो अब प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक एक्लेम्शिया। थैंक यू।